Hello everyone. So in this class we are going to discuss about the topic magnetic flux. तो हम magnetic flux के बारे में बात करेंगे. इसके अंदर हम क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं हमारे, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं. आज की क्लास के बाद हम डिस्कस कर सकते होंगे कि व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको डिफाइन और किन किन फैक्टर्स पर ये डिपेंड करता है. दूसरा कि डिफरेंट डिफरेंट सरफेस और डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन के लिए हम फ्लक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये भी हम सीख चुके हैं. आइए टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है. मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर डिफाइन करना है तो हम बिल्कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरह डिफाइन कर सकते हैं. जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था कि हाउ मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस. तो बिल्कुल वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स भी यही होगा कि किसी एक सरफेस से कितने अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, किसी एक क्लोज सरफेस से कितने अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, वही हमारे पास क्या होगा, उसका मैग्नेटिक फ्लक्स. फॉर एग्जांपल ये सरफेस कंसीडर करिए. इस सरफेस से हम अगर बात करें कि कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, तो वही उसका फ्लक्स हो. जैसे कि मैं कुछ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ. 1 2 3. तो दीज आर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दैट आर पासिंग थ्रू दिस सरफेस. अब इसको समझते कैसे हैं? फॉर एग्जांपल हमने घरों में मटका देखा है अपने, घड़ा. तो वो घड़ा कुछ ऐसा होता है, या कुछ भी बीकर ले लीजिए आप, कोई भी बीकर ले लीजिए, उसको ऐसे रखा, ठीक है. अभी इसी घड़े को, बीकर को, या कुछ भी, है ना, कोई भी बर्तन मैं थोड़ा सा रोटेट कर दूं किसी एंगल, अभी बात करेंगे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है. अब थोड़ा सा और रोटेट करते हैं. देखिए, तो इसी घड़े में हमने क्या किया, हमने इसी मटके को, या मट सुराई बोल दो, कुछ भी, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर हमने इसको रोटेट किया. तो क्या हुआ इससे, अब हम इमेजिन करते हैं कि ऊपर से आ रही है बारिश, बारिश की बूंदें. ठीक, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से बारिश आ रही है. तो किस केस में हमें लगता है घड़े में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पानी भरेगा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड. फर्स्ट केस में, सेकेंड केस में, थर्ड केस में. ऑब्वियस सी बात है कि जो थर्ड केस होगा उसमें मिनिमम पानी भरेगा, और या भरेगा भी नहीं, और फर्स्ट केस में होगा मैक्सिमम पानी. ऐसा क्यों हो रहा है? बिल्कुल यही सिनेरियो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तरह होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में होगा. इसको ट्रीट करिए एज मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और ये क्या हो गया हमारा सरफेस. अब जब हमारा सरफेस बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर पड़ा है, हमारा जो सरफेस, ये जो ग्रीन पार्ट है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बिल्कुल परपेंडिकुलर पड़ा है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बारिश इसमें आएगी. दैट इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फील्ड लाइंस कैन एंटर. और जब मैंने थोड़ा सा रोटेट किया, धीरे धीरे इसका जो अमाउंट ऑफ फील्ड लाइंस है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया. और यहाँ पर आते आते जो अमाउंट है वो क्या हो गया, जीरो हो गया. ये बात हम अपनी कॉमन सेंस से आराम से समझ सकते हैं कि जब घड़े को बिल्कुल पैरेलल रख देंगे तो कहाँ से पानी आएगा उसको. सिमिलरली यहाँ पर भी आता है कि जब मैं एक सरफेस है, फॉर एग्जांपल ये मेरा सरफेस है, इस सरफेस को मैं देख रहा हूँ इसमें कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है. तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इस टाइम पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैक्सिमम होगी. जैसे ही मैंने इस सरफेस को थोड़ा सा रोटेट कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो पास हो रही होंगी वो कम हो जाएंगी. अब तो बिल्कुल भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं होंगी, क्योंकि ये सरफेस जो है वो बिल्कुल इसके क्या हो गया, पैरेलल हो गया, बिल्कुल पैरेलल. तो इस केस में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो और किस चीज पे डिपेंड करता है, एक तो सरफेस की ओरिएंटेशन पे डिपेंड कर रहा है, और वो कैसे डिपेंड करता है वो हम अभी देखते हैं. दूसरा,
अगर मैं इस घड़े का जो साइज है वो बढ़ा दूं, फॉर एग्जांपल पहले मैंने घड़े का जो फेस था वो ये लिया और इसके अब जो लिया है वो ये लिया, ऑब्वियस ही बात है इसके अंदर मैं बारिश ज्यादा एंटर कर पाएगी फॉर रिलेटेड टू दिस, तो इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा वो कम होगा रिलेटेड टू दिस। तो एरिया पर भी डिपेंड कर, और अगेन बारिश की बूंदों पे भी डिपेंड करेगा, या ऊपर से जो भी पानी आ रहा है अमाउंट ऑफ पानी पर भी डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल मैं दो जगहों की बात करता हूँ, एक यहाँ पर और एक यहाँ। यहाँ पर जो पानी ऊपर से आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है या कम, यहाँ पर ज्यादा आ रहा है और यहाँ पर कम आ रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है वो ज्यादा पास होंगी, तो यहाँ पर 5 की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी 5 टू 6। मतलब जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितना पास हो रहे हैं एक सरफेस से, वो किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है। एक तो बारिश की बूंदों पर, या जो पानी ऊपर से फेंक रहे हैं दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। अगेन इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द एरिया, एरिया पर भी डिपेंड कर रहा है। और तीसरा जो हमने सबसे पहले पढ़ा था थीटा पर, कि जब मैं एंगल को चेंज कर देता तब भी, तो ये थीटा पर तो डिपेंड करता ही करता है, बट ये थीटा कैसा हुआ। अब थीटा बहुत तरह के होते हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखिए, कोस थीटा, साइन थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, ऐसा कुछ पर्टिकुलर फंक्शन है जो ये फॉलो कर रहा है। यस, देखिए जब वो सरफेस बिल्कुल क्या था, परपेंडिकुलर था बारिश की बूंदों के, तब जो फील्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही थी, देखिए फ्लक्स वुड बी मैक्सिमम। जब सरफेस परपेंडिकुलर था तो फ्लक्स मैक्सिमम था। अब सरफेस परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पर एक छोटी सी टर्म आती है, एक छोटा सा टॉपिक भी आता है, एरिया वेक्टर, जिसके बारे में हम इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं मान के चलूंगा कि पढ़ चुके हैं। तो एरिया वेक्टर वैसे होता क्या था, एरिया वेक्टर ये एक ऐसी क्वांटिटी होती थी जो होती तो वेक्टर है, बट इसका मैग्नीट्यूड कैसा होता है, बिल्कुल एरिया की तरह, इक्वल टू एरिया। और ये वेक्टर है तो इसकी एक डायरेक्शन भी होती होगी, फॉर एग्जांपल एक स्क्वायर है, इसका एरिया वेक्टर है, इसका एरिया तो हम निकाल लेंगे, फॉर एग्जांपल ये 5 है और ये भी 5 होगा बस, तो 25 स्क्वायर यूनिट इसका क्या होगा एरिया, बट इसकी डायरेक्शन कैसी होगी वही एरिया वेक्टर के अंदर काउंट होगा। फॉर एग्जांपल दिस इज अ रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया वेक्टर कैसे निकालेंगे, एरिया तो हो जाएगा इसका लेंथ इंटू ब्रेथ, वो एरिया का मैग्नीट्यूड, बट इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, इसकी डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर है, सरफेस के परपेंडिकुलर, जैसे यहाँ से देख रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दिस ये इसकी डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलरली तो ये भी हो सकती है, तो परपेंडिकुलरली ये भी हो सकती है, दैट इज इनसाइड और आउटसाइड, कौन सी डायरेक्शन लेंगे हम। तो ये कन्वेंशन बना रखी है, जब भी कोई ओपन सरफेस होगा तो उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलरली इनसाइड लेते हैं, और जो क्लोज्ड सरफेस होगा उसका एरिया वेक्टर हमेशा कहाँ लेंगे, आउटसाइड। अब हमेशा क्वेश्चन में पहचानने में दिक्कत रहती है कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे लें, तो आप एक शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करिए इसमें, एरिया वेक्टर हमेशा जहां से आप देख रहे हैं आपकी तरफ, फॉर एग्जांपल अगर ये एक ये एरिया है, इसको मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो ये बाहर की, यहाँ इसका एरिया वेक्टर, अगर मैं इसको यहाँ से देख रहा हूँ तो यहाँ, अगर आप इसको यहाँ से देख रहे हैं तो आपकी तरफ एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ, अगर मैं इसको यहाँ से देख रहा हूँ तो एरिया वेक्टर यहाँ बाहर की तरफ, हमेशा एरिया वेक्टर कहाँ रहेगा, आउटसाइड, हमारे केस में कि हम क्लोज सर्फेसिस की बात कर रहे हैं। इस ओपन केस, अब ओपन केस अभी आएगा नहीं, जब आएगा तो हम उसके ऊपर डिस्कस भी कर लेंगे। तो यहाँ पर एरिया वेक्टर, अब मैं ये इसीलिए बताया क्योंकि हम दो वर्ड्स पढ़ते हैं, सरफेस और दूसरा पढ़ते हैं एरिया वेक्टर। अब यहाँ पर जो हमने एरिया की बात की है, फ्लक्स एरिया पर डिपेंड करता है, तो यहाँ पर एरिया जो है वो एरिया वेक्टर है। तो अगर सरफेस जब परपेंडिकुलर था तो जो फ्लक्स था वो मैक्सिमम था। अब सरफेस का परपेंडिकुलर होना का मतलब क्या है, अगर ये सरफेस फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है तो ध्यान से सुनना, ये अगर ये सरफेस एरिया वेक्टर, अब ये सरफेस अगर फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है तो एरिया वेक्टर तो सरफेस के भी परपेंडिकुलर होता है।
सरफेस जो है अगर फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है तो एरिया वेक्टर तो सरफेस के भी परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर इस केस में पैरेलल होंगे। कैसे? फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास एक सरफेस, यहाँ पर एक हमारे पास सरफेस है, यहाँ से फील्ड लाइंस जा रही है। अब इस सरफेस के ये फील्ड लाइंस क्या है? परपेंडिकुलर है। बट एरिया वेक्टर भी तो इस सरफेस के क्या होता है? परपेंडिकुलर। दिस इज द एरिया वेक्टर। अब फील्ड लाइंस भी इसके परपेंडिकुलर है, एरिया वेक्टर भी इसके परपेंडिकुलर है। इसका मतलब फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर एक दूसरे के क्या होंगे? पैरेलल हो जाएंगे। तो ये दो वर्ड्स जो बहुत कंपटीशन में भी आते हैं और हर जगह इसका मतलब पूछा भी जाता है और कंफ्यूज कर देते हैं। क्या? सरफेस और एरिया वेक्टर। तो जब हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि सरफेस के परपेंडिकुलर है फील्ड लाइंस, तो इसका मतलब क्या है? एरिया वेक्टर के कैसे हैं? पैरेलल। और अगर बोल दिया जाए सरफेस के क्या है? पैरेलल है फील्ड लाइंस, तो इसका मतलब एरिया वेक्टर के कैसे हैं? परपेंडिकुलर। जस्ट अपोजिट हो जाए। तो यहाँ पर अगर मैं बोल रहा हूँ जब सरफेस परपेंडिकुलर है तो फील्ड लाइंस जो मैक्सिमम को सॉरी यानी फ्लक्स मैक्सिमम है। सरफेस परपेंडिकुलर मतलब एरिया वेक्टर पैरेलल तो फ्लक्स मैक्सिमम। तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा जब ए पैरेलल होगा, और फ्लक्स मिनिमम कब होगा? जब सरफेस बिल्कुल फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर हो जाएगा। जैसे इस केस ये बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाएगा। सरफेस हमारा जो एरिया वेक्टर है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाए किसके? फील्ड लाइंस के। तो याद रखना सरफेस परपेंडिकुलर है तो फील्ड लाइंस मैक्सिमम है। सिमिलरली अगर हमारे पास जो सरफेस होगा वो पैरेलल हो जाए तो फील्ड लाइंस मिनिमम। सरफेस पैरेलल का मतलब एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर किसके? फील्ड लाइंस के। तो यही इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर जो ए है वो क्या है? एक्चुअल में वेक्टर है। अब इसको ध्यान से देखते हैं। अब थीटा क्या होगा? बी और ए के बीच का एंगल। अब कौन सा थीटा होगा जिस पर फ्लक्स डिपेंड करेगा? तो ध्यान से देखिए, जब एरिया वेक्टर पैरेलल है तो फ्लक्स मैक्सिमम। जब एरिया वेक्टर पैरेलल का मतलब एंगल जीरो। तो जब थीटा जीरो है तो फ्लक्स मैक्सिमम है। जब जब एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है किसके? फील्ड लाइंस के, तो फ्लक्स मिनिमम है। परपेंडिकुलर मतलब थीटा 90, तो फ्लक्स मिनिमम। ऐसा कौन सा थीटा होता है? जब थीटा जीरो तो कुछ चीज मैक्सिमम हो रही है और थीटा 90 तो वो मिनिमम हो रहा है। ऑब्वियस सी बात। कोस थीटा, कोस थीटा जीरो पर 1 होता है मैक्सिमम, और कोस थीटा 90 पर कितना होगा? 0 होगा मिनिमम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोस थीटा, हम 0 से 90 के बीच में बात करें तो फाइव पी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ए के भी, और कोस थीटा के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन तीनों को मिला के हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है बी ए कोस थीटा। ये हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा ये मैग्नेटिक फ्लक्स का बनेगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो हम बात करेंगे बी ए कोस थीटा। अब बी ए कोस थीटा को हमने वेक्टर्स की फॉर्म में लिखना हो तो हम पढ़ चुके हैं, ये कोस थीटा वाला जो प्रोडक्ट होता है ये डॉट प्रोडक्ट होता है। तो अगर फ्लक्स की बात करें तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है। तो फ्लक्स कैसी क्वांटिटी हुई? स्केलर या वेक्टर? ऑब्वियसली इट वुड बी अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है दो क्वांटिटीज का, दो वेक्टर क्वांटिटीज का। ठीक है, क्योंकि दिस इज अ डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ तक हमारे पास क्या हो जाएगा? फ्लक्स। और इसको मेजर करते हैं, ऐसा यूनिट इसकी रहती है वेबर। वेबर इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग फ्लक्स। ठीक, दैट इज वेबर। और इसको मेजर कैसे करेंगे? अगर इसकी फॉर्म में लिखें, मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करते हैं टेस्ला में और एरिया को मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट हो जाएगी टेस्ला मीटर स्क्वायर। ये भी इसकी यूनिट हो जाएगी। ओके, तो यहाँ तक था हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। बट यहाँ पर जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग थी वही एरिया वेक्टर की बात। हम इस पर थोड़ा एक बार फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत बेसिक सी चीज है ताकि हमें समझ में आ जाए। जैसे ही
Magnetic flux linked with a coil of n turns of area of cross section A held with its plane parallel to the field। यानी एक कोयल है, उसकी n टर्न है, कोयल की कितनी टर्न है, n टर्न है, और इसके क्रॉस हमें इसका जो एरिया है, इन सबका एरिया कितना है, a है, ठीक है, ऑफ क्रॉस सेक्शन A हेल्ड विद इट्स प्लेन पैरेलल टू द फील्ड B। अब ये जो प्लेन है इसका वो B के कैसा है, पैरेलल है। अब याद रखना प्लेन पैरेलल है, ऐसा नहीं है, तो प्लेन पैरेलल है तो एरिया वेक्टर तो प्लेन की भी परपेंडिकुलर होता है। प्लेन अगर पैरेलल है फील्ड के तो एरिया वेक्टर क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, हमने पढ़ के आए हैं, परपेंडिकुलर टू द फील्ड। तो अगर एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द फील्ड तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बी ए कोस थीटा, थीटा वुड बी 90 और 90 कोस 20 0, तो फ्लक्स वुड बी 0। आप फिगर में देख भी सकते हैं, अगर मेरे पास एक ऐसा मैं वर्टिकल डायरेक्शन में एक मैं रख रहा हूँ, वर्टिकल प्लेन में एक कोयल और मैग्नेटिक फील्ड भी वर्टिकली प्लेन में डाल, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उससे पास नहीं है। तो अगेन वही चीज, प्लेन पैरेलल तो एरिया वेक्टर पता है। इससे जुड़ा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन आएगा हमारे पास, जैसे ये रेक्टेंगुलर कोयल हैविंग 60 टर्न्स एंड एरिया ऑफ 0.4 मीटर स्क्वायर इज हेल्ड एट राइट एंगल्स टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक रेक्टेंगुलर कोयल है, ठीक है, इसकी 60 टर्न है, 60 टर्न, 60 टर्न हो जाएंगे एंड एरिया इसकी क्या है 0.4 मीटर स्क्वायर, is held at right angle to the uniform magnetic field of flux density this। अब ये जो है ये राइट एंगल टू है, ये जो रेक्टेंगुलर प्लेन है मेरा ये परपेंडिकुलर है किसके, फील्ड लाइन की। अगर मैं इसको 3D में दिखाना चाहूँ, कोशिश करते हैं, आइए, ये रेक्टेंगुलर कोयल है, ये परपेंडिकुलर है किसके, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्लेन परपेंडिकुलर है ना, और कोयल परपेंडिकुलर है, यानी उसका प्लेन जो है यानी सरफेस जो है परपेंडिकुलर है फील्ड के, तो एरिया वेक्टर इस केस में क्या हुआ, पैरेलल टू द। फॉर्मूला क्या होगा, फाइव बी कोस थीटा, और कोस थीटा क्या हो जाएगा ना, 0 डिग्री, और कोस 0 तो 1, तो फाइव क्या हो जाएगा, बी इंटू ए। बी की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻⁻⁵, और एरिया की वैल्यू पुट कर सकते हैं 0.4 मीटर स्क्वायर। बट यहाँ पर अब क्या ध्यान देंगे हम, ये तो होगा एक टन के लिए, ऐसी ऐसी कितनी टन है, 60। पीछे भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन हमको टन की जरूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि वहां पर 90 हो गया था, तो इसलिए। अब फ्लक्स है 5, एन की वैल्यू है 60, तो एक के लिए बी ए, दो के लिए 2 बी ए, 3 के लिए 3 बी ए, और एन के लिए क्या हो जाएगा, एन बी ए, और एन की वैल्यू 60। तो इसको सोल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व कर सकते हैं हम यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, 65 300 इंटू 4/10 इंटू 10⁻⁻⁻, ठीक। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ये 34,120 इंटू 10⁻⁻⁵, दैट इज 1.2 इंटू 10⁻। यहाँ पर हमने क्वांटिटी को छोटा किया, वैसे तो यहाँ पर बड़ा करना पड़ेगा, 10⁻⁻, तो ये हमारा इसका आंसर है। और वही हमारी यूनिट रहेगी वेपर या टेस्ला मीटर। तो आप इसके अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, मैथमेटिक्स में ये बात है, बट वही एरिया वेक्टर का हमने इसको ध्यान में रखना है। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और, थोड़ा क्वेश्चन ये भी बेसिक ही है, धीरे धीरे हम आगे लेवल बढ़ा देंगे अपना। अब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज गिवन बाय इक्वेशन 5t² 3t + 6। 5 की वैल्यू क्या है, 5t, 5 मतलब फ्लक्स, राइट, प्लस 3t + 6।
अब इंड्यूस ईएमएफ निकालना है इन द फोर्थ सेकेंड। रिमेंबर यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है, ये कंफ्यूजन वाला ही क्वेश्चन है। 4 सेकेंड नहीं बोला, फोर्थ सेकेंड बोला। तो सबसे पहले फ्लक्स दे रखे और 4 सेकेंड में। अब अगर मैं से पूछता आफ्टर 4 सेकेंड तो मैं बता भी देता। अब बात आती है इंड्यूस्ड ईएमएफ की। ये टॉपिक हम बाद में पढ़ने वाले हैं, बस हल्का सा आपको थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। मैं फॉर्मूला खुद से बता देता हूँ। ई जो होता है इंड्यूस ईएमएफ, वो कैसे निकालते हैं हम, फ्लक्स का डिफरेंशिएट करके। ये टॉपिक हमारा आगे आएगा। बट ई इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, फ्लक्स का हम डिफरेंशिएट करते हैं। अब माइनस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स क्या है यहाँ पे 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 6। ये हमारा इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला होता है। इंड्यूस ईएमएफ इज चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हालांकि हम इसको डराइव करने वाले हैं आगे, बट क्योंकि फ्लक्स इसमें एसोसिएटेड है और बहुत सिंपल पार्ट है, इसलिए हम इसको अभी कर सकते हैं। तो अब डिफरेंशिएशन बहुत सिंपल होता है। सिंपल हम इसको कैसे कर सकते हैं, माइनस 5t स्क्वायर का क्या आ जाएगा हमारे पास 10t प्लस 3t का आ जाएगा 3 और 6 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये आ जाएगा माइनस 10t माइनस। तो ये आ जाता है इंड्यूस ईएमएफ। बट अब क्वेश्चन में पूछा क्या है इसने, क्वेश्चन में इसने पूछा है कि फोर्थ सेकेंड में बताओ। फोर्थ सेकेंड का मतलब चौथे सेकेंड में। अगर पूछता 4 सेकेंड तो मैं बता देता, टी की वैल्यू 4 पुट कर देता, आंसर आ जाता। बट इसने फोर्थ पूछ लिया तो क्या होगा, सिर्फ सपोज करो इसने मुझसे पूछा 4 सेकेंड, तो मैं क्या करूंगा, पहले टाइम की वैल्यू में 5 पुट करता। तो इससे क्या पता चलेगा सर मुझे, पहले 5 सेकेंड में कितना फ्लक्स चेंज हुआ, ठीक है। फिर मैं टाइम की वैल्यू पुट कर दूंगा 4, तो मुझे पता चलेगा पहले 4 सेकेंड में कितना फ्लक्स का चेंज हुआ। तो ये हो गया 4 तक का, ये हो गया 5 तक का। तो फोर्थ सेकंड में मेरे कैसे पता चलेगा, उस लास्ट 1 सेकंड है, फोर्थ सेकंड का मतलब है 4 से 5 के फोर्थ सेकंड। तो 5 t इक्वल टू 5 पुट करके t इक्वल टू 4 पुट करके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास पर्टिकुलर फोर्थ सेकंड में मेरे को पता लग जाएगा कितना मेरा चेंज आया। तो ऐसे ही हम चेक करते हैं। आइए पहले हम t की वैल्यू 5 पुट करते हैं, तो आंसर आएगा t को 5 पुट करो माइनस 50 माइनस 3 दैट इज माइनस 50। सिमिलरली टी की वैल्यू 4 पुट करेंगे, तो हमारे पास डिफरेंट कलर से यूज कर लेते हैं, माइनस 40 माइनस 3 दैट इज माइनस 40। तो अब 5 में से 4 वाले को बस माइनस ही तो करना, तो माइनस 53 माइनस ऑफ माइनस 43 दैट इज माइनस 10। और मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो कितना चेंज आया है 10 यूनिट्स का। 10 यूनिट्स का जो चेंज आया है वो हमारा फोर्थ सेकंड में आया। तो ऐसे इसको करें। ऐसे ही हमारे पूछ सकता है सेकंड में, तो हम 3 और 2 का कर सकते हैं। ऐसे हमसे पूछ सकते हैं 8 सेकंड में, ऐसे 9 सेकंड में, तो इस हिसाब से हम अपना करते हैं। तो यहाँ पर ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आगे हम इसको वैसे पढ़ेंगे और डिटेल में भी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ कि एक सर्कुलर कोइल है जिसकी एंड टर्न है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है सच दैट द प्लेन ऑफ द कोइल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। अगेन प्लेन परपेंडिकुलर, तो एरिया वेक्टर पैरेलल, एंड टर्न है इसकी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, सर्कुलर कोइल है, ऐसे ही रखा हुआ है, फील्ड लाइन ऐसे आ रही होंगी हो सकता है, राइट, एरिया वेक्टर के पैरेलल। अब क्या कह रहा है, द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द फ्लक्स नाउ इज 5। जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कितना है 5। अब ठीक है, इसका कुछ रेडियस नहीं दे रखा, सपोज कर लो इसका रेडियस आर है। अब क्यों सपोज किया, क्योंकि आगे रेडियस के बारे में बात होती है, सिर्फ इसके भी आप पढ़ेंगे। तो इस केस में इसका फ्लक्स दे रखा है 5, तो 5 को भी लिखते हैं b इंटू ए से, अगर इसका एरिया ए है ना। अब वो कह रहा है इसी कोयल को ओपन कर दिया और दूसरी कोयल बना दी जिसका रेडियस, नाउ द कोयल इज ओपन एंड मेड इनटू अनदर सर्कुलर कोयल ऑफ ट्वाइस द रेडियस। इसका रेडियस ट्वाइस हो गया,
प्रीवियस कोयल से, तो प्रीवियस कोयल से ट्वाइस हो गया, तो मतलब अब ये जो नई कोयल बनी है कुछ ऐसे बनी है। अब इसका रेडियस जो है कितना है, 2r, और फील्ड अभी भी क्या है, सेम है। तो आप लोगों ने बताना है इसमें द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस कोयल, जो न्यू कोयल है, इस इस ग्रीन कोयल में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। कैसे करेंगे सर, पहले केस में तो फाई इज इक्वल टू बी ए हो जाएगा, सेकंड केस में भी फॉर्मूला तो यही लगेगा, लेकिन अब एरिया चेंज हो जाएगा। चाहे वो पहली वाली कोयल हो चाहे वो दूसरी वाली कोयल हो, कोयल की लेंथ तो कभी चेंज नहीं होगी ना। तो अगर पहली वाली कोयल की लेंथ एल थी तो दूसरे वाले की भी एल रहेगी। और लेंथ अगर सर्कल की बात करूँ तो कितनी होता है, 2 पाई आर, तो ब्लू वाली कोयल की वो हो जाएगी 2 पाई आर, और सेकंड वाले की कितनी हो जाएगी, 2 पाई तो रहेगी रहेगी, बट साथ में क्या हो जाएगा, आर। अब कुछ ना कुछ तो फैक्टर ऐसा होगा ना जो इन दोनों को चेंज कर दे, क्योंकि कोयल में डिफरेंस है, आर तो दोनों के लिए क्या है, डिफरेंट है। अब आर डैश की वैल्यू क्या है एक्चुअल में, 2r, आर डैश की वैल्यू क्या है, 2r, कि नई कोयल का जो रेडियस है वो आर नहीं है, 2r। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 पाई आर डैश की जगह 2। अब बात करते हैं नंबर ऑफ टर्न्स। पहली जो कोयल थी उसकी n टर्न है। अब अगर पहली कोयल की कुछ टर्न थी, सेकंड कोयल में क्या टर्न है मेरे को नहीं पता, तो पहली कोयल की अगर टर्न n है तो ये 2 पाई आर एक कोयल की टर्न हो जाएगी, इसको n से मल्टीप्लाई कर दूंगा, अब टोटल लेंथ आ जाएगी। ऐसे ही नई कोयल की जो टर्न है उसको मैं n1 मान लेता हूँ, तो इसको नई कोयल की लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये नई कोयल की टोटल लेंथ। अब इनको कंपेयर कर देते हैं, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो रहा है, आर से आर कैंसिल आउट हो रहा है, तो अब क्या डिफरेंस आ रहा है दोनों में, अब दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है, n1 और n2 में। जो n1 की वैल्यू आ रही है जो मेरी नई कोयल में, जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो पुरानी कोयल का क्या है, हाफ, यानी n/2, यानी अगर इसमें 10 टर्न्स है तो इसके अंदर 5 टर्न्स मिलेंगे मुझे। अब इसका फ्लक्स आराम से निकल जाएगा, फ्लक्स का फॉर्मूला तो यही होता है, फाई इक्वल टू बी इंटू ए डैश। तो अगर पहले का फ्लक्स का फॉर्मूला था बी इंटू ए, लेकिन साथ में क्या था, आइए थोड़ा सा निकाल लेते हैं, फाइव, एक फ्लक्स एक टर्न के लिए बी ए, तो एन टर्न के लिए एन बी। सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, एन वन, मैग्नेटिक फील्ड दोनों में सेम है तो कैंसिल हो जाएगी। बात आती है एरिया, एरिया पुट कर देते हैं वैल्यू, नेक्स्ट पेज पर इसको करते हैं थोड़ा सा ताकि स्पेस दिख जाए। तो फर्स्ट केस में बात करी थी हमने फाइव बी ए, सेकेंड का बात कर रहे थे हम ये, और इसको मल्टीप्लाई किया था हमने एन वन से, और इसको मल्टीप्लाई किया था हमने एन एन से लिख देते हैं, और इसको क्या आएगा एन से, और इसको लिख देते हैं एन वन से, तो पीछे हमने ये यूज किया हुआ। अब देखिए फाइव इज इक्वल टू एन, बी की वैल्यू तो सेम है दोनों के लिए, तो पुट करने की जरूरत नहीं। एरिया इसका क्या हो जाएगा, 5r²। सिमिलरली अगर इसकी बात करें, n1 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, n/2, बी दोनों में सेम है तो पुट करने की जरूरत नहीं है। एरिया पाई, आर कितना है, पुराने वाले से डबल है, तो 2r का स्क्वायर पुट कर सकते हैं। अब दोनों को सोल्व करते हैं साइमल्टेनियसली, यहाँ पर बी एन पाई r², और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास n/2 बी, और 2 से 2 तो यहाँ पर कैंसिल हो भी सकता है, नेक्स्ट स्टेप में करूँ तो नेक्स्ट स्टेप में भी काट सकते हैं, तो इसको 2 से 2 यहाँ पर काटना है तो यहाँ पे काट सकते हैं, 4 पाई r²। तो अब यहाँ से हम अपना आराम से कर देंगे 2 से
दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर देंगे। 5 बाय येलो न्यू 5, तो 5 टाइम्स 5, तो क्या रहेगा ये, बी से बी हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और ऊपर लिख दें बी से बी हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, बी एन पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन बी 2 पाई आर स्क्वायर। सो एन से एन गया, पाई से पाई भी जा सकता है, से आर स्क्वायर जा सकता है, बी से बी जा सकता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो पुराना फाइव है जिसको लिख देते हैं ग्रीन वाले को, 5 old by 5 new is equal to 1 by 2, that is जो न्यू 5 है वो 2 टाइम्स हो जाएगा ओल्ड 5, दैट इज क्वेश्चन बहुत सिंपल है और आसान है, हमने थोड़ा स्टेप बाय किया है तो इसको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, वरना ये 3 या 4 स्टेप से ऊपर का नहीं। हमने सिर्फ इसको मैं समराइज कर सकता हूँ कि हमें नंबर ऑफ टर्न्स दोनों की चेक करी, हमने दोनों के ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स का रिलेशन निकाला है, एन की वैल्यू जो आई वो एन बाय एन वन की जो वैल्यू आई वो एन बाय 2 है, नंबर ऑफ टर्न्स हाफ हो गई थी और रेडियस जो था वो डबल था, तो यहाँ से 4 पाई आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया हमने, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते ही हमारे पास बचा सिर्फ 2, तो 5 ओल्ड जो है वो 5 न्यू का हाफ है, या मैं बोल सकता हूँ 5 जो न्यू है वो डबल है 5 ओल्ड का। तो यहाँ से हमने बात की है फ्लक्स की, आगे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो और भी क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे। तो समराइज हम कर सकते हैं फ्लक्स को, फाई इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा से, और फाई जो है वो डॉट प्रोडक्ट भी हो सकता है दो वेक्टर का, ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज वाई दैट इज स्केलर फंक्शन। तो एरिया हमने बात की, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है एरिया के क्या है या सरफेस के मैं बोलूं, परपेंडिकुलर है तो एरिया वेक्टर की क्या होगी, पैरेलल, और वाइस वर्सा, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन सरफेस के पैरेलल है तो एरिया वेक्टर की परपेंडिकुलर है। सो फ्लक्स मैक्सिमम कब हो सकता है, वो कोस के फंक्शन पे है जो हमने देख लिया था, 0 पर मैक्सिमम और 90 पर 0 यानी मिनिमम। सो यहाँ तक हम आज की ये बात करेंगे, उसके बाद बात कर सकते हैं नेक्स्ट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।